Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है इंटरनल इमरजेंसी 2024। इसमें 2024 में क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है इंटरनल इमरजेंसी के बारे में। तो पहले हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। 2024 में क्वेश्चन नंबर 4 एकदम स्टार्टिंग में रहेगा। 2024 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। पावर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। 9A में म्यूनसिपैलिटी की पावर दी हुई है, पार्ट 9 में पार्लियामेंट पंचायत की दी है, 9A में म्यूनसिपैलिटी की दी है, ठीक है। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18 में दिया हुआ है, बोल रहा है इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी सही है। एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट पार्ट 20 में दिया हुआ है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा पॉइंट सही था। अब इसमें हम देख रहे हैं इंटरनल इमरजेंसी के बारे में सबसे पहले। तो द ईयर 2024 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ 50th ईयर सिंस द इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी ऑन जून 25, 1975। तो इंटरनल इमरजेंसी लगी थी जून 25, 1975 में, उसके 50 साल हो गए हैं। अब इमरजेंसी की बात करते हैं तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम वीमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो कहाँ से लिया था हमने? जो सस्पेंशन होता है ना फंडामेंटल राइट्स का, वो जर्मनी से लिया था। इमरजेंसी प्रोविजंस आर आउटलाइंड इन आर्टिकल 352 टू 360 अंडर पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में? पार्ट 18। रेशनल बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज प्रोविजंस क्या क्या है? टू सेफगार्ड सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन कौन से टाइप की इमरजेंसी होती है? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी दैट इज प्रेसिडेंस रूल, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज आर्टिकल 360 के अंदर जो लगती है। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर लगती है। उनके 2 क्राइटेरिया पे लगती है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन जिसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, और आर्म्ड रेबेलियन जो इंटरनल इमरजेंसी है। प्रेसिडेंट्स रूल कब लगता है? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाता है एक स्टेट में। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। प्रोसीजर फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो अप्रूवल की बात करते हैं। प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस अप्रूव करते हैं विद इन 1 मंथ ऑफ इट्स इशुएंस। इफ अप्रूव्ड, इमरजेंसी रिमेन्स इन फोर्स फॉर 6 महीने, 6 महीने तक रहती है। एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनाइटली, बहुत लंबी, मतलब कोई उसका लिमिट नहीं, इनडेफिनाइटली आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए हर 6 साल में, हर 6 महीने में। कौन से अमेंडमेंट से आया था ये? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अ रिजोल्यूशन टू अप्रूव और कंटिन्यू इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, तो जो कंटिन्यू करना है और अप्रूव करना है इमरजेंसी को, वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए हर हाउस में। दैट इज मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर स्पेशल सर्कमस्टांस की बात करते हैं। इफ़ लोकसभा इज डिजॉल्व ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड विदाउट अप्रूविंग इट, यदि लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है इमरजेंसी पीरियड के टाइम विदाउट अप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन, प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अप टू 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ, मतलब 30, लोकसभा जब वापस आएगी उसके 30 दिन तक ये सर्वाइव करता है, और उस टाइम प्रोवाइडेड कि राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया हो इमरजेंसी का कंटिन्यूएशन, ठीक है। अब रिवोकेशन की बात करते हैं कि इमरजेंसी को रिवोक कैसे करेंगे। तो प्रेसिडेंट कैन रिवोक द प्रोक्लेमेशन एनी टाइम थ्रू अ सब्सिक्वेंट डिक्लेरेशन, दिस डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो इंटरनल इमरजेंसी को, इमरजेंसी की बात हो रही है, उसमें प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकते हैं। और सेकेंड है, इफ़ लोकसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू डिसअप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी, इट मस्ट बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी से रिवोक हो जाती है यदि लोकसभा पास करती है एक रेजोल्यूशन को। तो ये एक्सक्लूसिव पावर हो गया रिवोक करने वाले के टाइम, ठीक है।
कि लोकसभा रिजोल्यूशन पास करेगी डिसअप्रूव करने के लिए। फिर चेंजेस ब्रॉट आफ्टर इंटरनल इमरजेंसी थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं इंटरनल इमरजेंसी लगने के बाद? रिटर्न अप्रूवल, 44th अमेंडमेंट से क्या क्या चेंजेस आए? तो पहला रिटर्न अप्रूवल, इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एडवाइस बाय कैबिनेट। तो सिर्फ रिटर्न एडवाइस रहेगी तभी अप्लाई हो सकती है इमरजेंसी, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स, restricted the scope of Article 359, that is right to protection in respect of conviction of offences, Article 20, right to life and personal liberty 21 remain enforceable during emergency. For term of Lok Sabha, back to 5 years from 6 years by amending Article 83 and 172. The term of Lok Sabha change हुई. For removal of Article 275A, it gave power to the government of India to deploy any armed forces of the Union or any other force to deal with grave situation of law and order in the state. For judicial review, all doubts and disputes arising out of or connection with the election of president or vice president shall be inquired into and decided by Supreme Court. तो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। फिर आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड अ रिट पिटिशन चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है, ठीक है। रिट पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है उस रिट पिटिशन को। तो एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ, बस ये पूछा था एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है? 2022 में, ठीक है। तो 10th शेड्यूल में है। एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs हु आफ्टर बीइंग इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब किसी एक टिकट पे इलेक्ट होते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे, और वॉलंटरीली गिव अप देयर पार्टी मेंबरशिप, और उसके बाद पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देते हैं। इट वॉज इंक्लूडेड इन द 10th शेड्यूल। कौन से अमेंडमेंट से? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। कौन से 52nd अमेंडमेंट एक्ट से। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिटरमाइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो कौन डिटरमाइन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है? इफ़ अ मेंबर वॉलंटरीली गिव्स अप हिज पार्टी मेंबरशिप, जो मेंबर है मतलब इलेक्ट हो गया है और वो वॉलंटरीली गिव अप कर देता है अपनी पार्टी मेंबरशिप को, votes or abstains to vote in the house contrary to the direction issued by his political party, and such act has not been cordoned off by the party within 15 days. सेकेंड, ये हुआ नॉर्मल मेंबर के लिए। फिर इंडिपेंडेंट मेंबर के ऊपर क्या क्लॉज लगता है? बिकम्स डिस्क्वालिफाइड इफ ही और शी जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन। तो यदि वो ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट की सीट पे इलेक्ट हुआ था और उसके बाद यदि वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उस केस में भी उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। फिर तीसरा है, यदि कोई एक नॉमिनेटेड मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है कब? इफ़ ही और शी जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स अ सीट। तो 6 महीने के बाद यदि वो ज्वाइन करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि 6 महीने का टाइम उसको इसलिए दिया गया है क्योंकि भाई वो तो नॉमिनेट हो गया है, उसके पास ऑप्शन नहीं था कि वो इसको ज्वाइन करे या उसको ज्वाइन करे, तो वो आने के बाद वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन विद इन 6 months, ठीक है। फिर एक्सेप्शन किसको दिया गया है? Law allows a political party to merge with or into another party provided that 2/3 of its legislatures are in favor. तो ये एक्सेप्शन है। If a person is elected as the Speaker of Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha, then he could resign from his party and join the party once he or she demits the post. तो ये भी एक स्पेशल क्लॉज है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा यदि चाहे तो वो अपने पार्टी मेंबरशिप को छोड़ सकते हैं और वापस रीजॉइन कर सकते हैं जब वो उस पोस्ट से हट जाए। Presently, law does not provide a time limit within which the speaker or presiding officer have to decide on anti-defection case. तो अभी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने दिन में स्पीकर या चेयरमैन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है एंटी डिफेक्शन केस पे। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कौन कौन से थे 10th शेड्यूल से रिलेटेड? तो पहला है कियोतो होलोहान वर्सेस जायचेलू, 1992 का है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्पीकर्स डिसीजन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। फिर केशम मेघचंद्र केस 2020, SC ruled that disqualification petitions under 10th schedule should normally be decided within the period of 3 months. तो बोला कि 3 महीने के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए कम से कम, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। Recently, experts in India have called to consider proportional representation for Lok Sabha and state assembly election instead of first past the post electoral system. तो जो रिसर्चर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि लोकसभा के लिए अभी हम जो प्रेजेंटली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम करते हैं ना, उससे हट के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे आ जाओ। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिकली ये डिफरेंस ना प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, मेंस में पूछा जाता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो हम एक बार देख लेते हैं।
तो जोग्राफिकल यूनिट के हिसाब से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम है कि जिसको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिली वो जीत जाएगा। तो कंट्रीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जोग्राफिकल यूनिट्स कॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है और डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एंटायर कंट्री भी एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट में एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। प्रोपोर्शनल में मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। वोटिंग प्रोसेस फर्स्ट पास द पोस्ट में वोटर वोट्स फॉर अ कैंडिडेट, इसमें वोटर वोट्स फॉर अ पार्टी, इसमें पार्टी के लिए वोटिंग होती है। फिर सीट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अ वोटर में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन अ लेजिस्लेचर, मतलब एक पार्टी को ज़्यादा सीट मिल सकती है देन वोट्स इन लेजिस्लेचर। विनिंग कैंडिडेट डज नॉट सिक्योर, विनिंग कैंडिडेट का ज़रूरी नहीं कि उसको 50% प्लस वन वोट मिले। अब इसमें बात करते हैं तो एवरी पार्टी गेट सीट इन लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट इट्स रिसीव्स। फर्स्ट पास द पोस्ट का एग्जाम्पल क्या क्या है, यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। इसमें इसराइल और नीदरलैंड्स। फिर बेनिफिट्स क्या है इसमें, सिंपल टू अंडरस्टैंड टू कॉमन वोटर्स, facilitates formation of a stable government, encourages voters from different social groups to come together to win an election in a locality. फिर यदि इसकी बात करें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, तो ensures representation of all parties based on their vote share, fairer treatment to minority parties and independent candidates, फिर fewer votes are wasted as more people's preferences are taken into account। ठीक है। फिर कंसर्न क्या है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का, ओवर और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कंपेयर्ड टू देयर वोट शेयर एंड डज नॉट इंश्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटीज़, मतलब स्मॉल ग्रुप्स। और इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, कैन लीड टू फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर्स विथ मल्टीपल स्मॉल पार्टीज, मे रिजल्ट इन कोएलिशन गवर्नमेंट्स विच कैन बी लेस स्टेबल इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो कोएलिशन गवर्नमेंट में भी रिजल्ट कर सकता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा आता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आता है, लिस्ट सिस्टम आता है और मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, वोटर्स रैंक कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक कर देते हैं। सेकेंड होता है इसमें कि अडॉप्टेड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। अब किसके किसके लिए अप्लाई होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के लिए और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। लिस्ट सिस्टम में क्या होता है, वोटर्स वोट फॉर पार्टी and not for individual candidates and then parties get seats in proportion to their vote share। वोटर्स पार्टी के लिए वोट करते हैं इसमें। ठीक है, लिस्ट सिस्टम में। फिर मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, तो जर्मनी और न्यूजीलैंड में यूज़ होता है। इसमें वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड थ्रू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फ्रॉम ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देयर आर ऑल्सो एडिशनल सीट्स दैट आर फिल्ड बेस्ड ऑन वेरियस पार्टीज परसेंटेज ऑफ वोट्स। तो क्या होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से एक कैंडिडेट तो आ ही जाता है, उसके बाद एडिशनल सीट्स भी होती है जो पार्टी के परसेंटेज ऑफ वोट शेयर के हिसाब से मिलती है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। इससे 2018 में क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ है, वो देख लेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कमेटी के बारे में। रिसेंटली द लोकसभा मूव्ड मोशंस टू फॉर्म द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी। तो लोकसभा अभी मोशन पास किया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी बनेगी और एस्टिमेट्स कमेटी बनेगी। अब पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में देख लेते हैं। इट मीन्स अ कमेटी विच इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस। तो अपॉइंट की जाती है या इलेक्ट की जाती है हाउस के द्वारा या नॉमिनेट की जाती है स्पीकर के द्वारा, एंड इट वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर। इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस और स्पीकर ऑफ द सेक्रेटेरिएट and the secretariat for which is provided by Lok Sabha Secretariat. Parliamentary committees have their origins in British Parliament. तो इसका origin कहाँ है, British Parliament में। They draw their authority from Article 105। कहाँ से, Article 105 से उनकी authority draw होती है। Deals with privileges of MPs and Article 118 gives Parliament authority to make rules to regulate its procedure and conduct of business। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं तो एडहॉक कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी। अपॉइंटेड फॉर एडहॉक कमेटी होती है, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट की जाती है एंड सीज टू एग्जिस्ट व्हेन दे फिनिश टास्क असाइन टू देम। एग्जाम्पल है रेलवे कन्वेंशन कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट इन पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स। अब स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं तो परमानेंट एंड रेगुलर कमेटीज़ होती है विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड टाइम टू टाइम। एग्जाम्पल है फाइनेंशियल कमेटीज़, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ और कोई और कमेटी जैसे कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो यही वाला PYQ में आया था। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना 2018 में क्वेश्चन नंबर 9, तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिटेल्स ऑफ कमिटीज़ रिसेंटली इन न्यूज़। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट सेटअप इन 1921
इन द वेक ऑफ मॉन्टेग्यू-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो मॉन्टेग्यू-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के टाइम बनी थी। कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन, मतलब उसमें 22 मेंबर्स होना चाहिए, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। फंक्शन क्या है? ऑडिटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एस्टिमेट्स कमेटी की बात करते हैं तो पहली बार 1950 में बनी थी। 30 मेंबर्स होते हैं उसमें और पूरे लोकसभा से होते हैं। फंक्शन क्या है? सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, टू एग्जामाइन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लाइड इन एस्टिमेट्स एक्सेट्रा। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे जो कमेटी है उसके बारे में देखते हैं। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर इज अनैनिमसली री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये 1976 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था अंडर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। एक्ट एनविसेजेस एडॉप्शन ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज, प्रोवाइडिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी 10 ईयर्स आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। इसमें 30 मेंबर होते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कमेटी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा। प्रिविलेजेस कमेटी ऑफ राज्यसभा हेल्ड 12 अपोजिशन मेंबर्स। अभी 12 अपोजिशन मेंबर्स को मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी माना गया है। तो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस जो राज्यसभा की है उसके बारे में पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड एड्रेसिंग ब्रीचेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? ये स्पेशल राइट्स और इम्यूनिटीज़ होते हैं जो ग्रांट किए जाते हैं टू बोथ द हाउसेज ऑफ टू द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर मेंबर्स, और हाउस को भी और मेंबर्स को भी, एंड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एफिशिएंटली। ठीक है। फिर इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन। इसमें कितने लोग होते हैं? 10 लोग होते हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा चेयरमैन। इन केस ऑफ लोकसभा प्रिविलेजेस कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। लोकसभा के केस में 15 मेंबर्स होते हैं। इसमें 10 होते हैं ना राज्यसभा में, लोकसभा में 15 होते हैं। और नॉमिनेट कौन करता है? स्पीकर। फिर चेयरमैन ऑफ कमिटी शेल बी अपॉइंटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स ऑफ कमिटी। फिर कैबिनेट कमेटी की बात करते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड 8 कैबिनेट कमिटीज। अबाउट कैबिनेट कमिटीज, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर एंड नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। However, Government of India Transaction of Business Rules 1961 provide for their establishment। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से बनाई जा सकती है। द कैबिनेट मेक्स यूज ऑफ कमिटी सिस्टम टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग इन स्पेसिफिक एरियाज। तो कौन कौन सी कमेटी है? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, दैट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, और एक होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी होम मिनिस्टर चेयर करते हैं। दे यूजुअली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स, हाउएवर नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर नॉट डीबार्ड। ऐसा नहीं कि उनको नहीं, वो रह ही नहीं सकते नॉन कैबिनेट, बट जनरली कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं। ठीक है। तो आई होप ये कमेटी वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। तो सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट में क्या है? एज द पार्लियामेंट कंप्लीट 75 ईयर्स, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट हैज़ बीन द कस्टोडियन ऑफ प्रोसीजर, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव नॉलेज फॉर द 2 हाउसेज। तो पार्लियामेंट को कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 98 है जिसमें बोला गया ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ। ठीक है। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट रिक्रूटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ आइदर हाउस। However, so far no such law has been passed। अभी तक लेकिन कोई भी लॉ पास नहीं हुई है। It allows creation of posts common to both the houses of parliament। तो कॉमन पोस्ट भी निकल सकती है। अब आर्टिकल 187 मेक सिमिलर प्रोविजंस फॉर सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो सिमिलर प्रोविजन स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी है। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट एंड पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट, दैट इज हाउस ऑफ पीपल, वर सेट अप व्हेन बोथ द हाउसेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1952। तो कब बना था? 1952 में। Their names were changed in 1954 to Rajya Sabha Secretariat and Lok Sabha Secretariat respectively। Secretariat of both the houses has been divided into 10 services on a functional basis like legislative, executive, administrative, verbatim reporting services etc। तो 10 services में differentiation है। Speaker and chairman can create new posts in respective secretariat। तो अलग अलग post भी बना सकते, कोई नहीं। However, for the post in class 1 or class 2, prior consultation with Union Ministry of Finance is mandatory। लेकिन यदि क्लास 1 और क्लास 2 पोस्ट बनाएंगे तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ बोथ द हाउसेज हैव रैंक्स इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इनकी रैंक कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होती है। हाउएवर इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, कैबिनेट सेक्रेटरी इज प्लेस्ड 11th पोजीशन, वेयर सेक्रेटरी लोकसभा राज्यसभा इज प्लेस्ड एट 23rd पोजीशन।
तो प्रेसिडेंट्स में ये सेक्रेटरी नीचे आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल, लेकिन रैंक में ये बराबर है कैबिनेट सेक्रेटरी के। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। फिर सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस क्या क्या हैं? सेक्रेटेरियल असिस्टेंस फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट हाउसेज, सर्विसिंग वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज, prepare research and reference material and bring out various publications, payment of salary and other allowances, secretary general's aid and advice presiding officers, and prepare and publish record of day-to-day proceedings of the house। ये फंक्शन होता है सेक्रेटेरिएट का। अब स्ट्रक्चर क्या है सेक्रेटेरिएट का ये भी देख लेते हैं। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट का और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का। लोकसभा सेक्रेटेरिएट में स्पीकर है जो लोकसभा के, वो रहते हैं वेस्टेड विद अल्टीमेट गाइडेंस एंड कंट्रोल ओवर सेक्रेटेरिएट। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर गवर्न्ड बाय लोकसभा सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1955 promulgated by president in consultation with speaker। सेम इसका रहता है, इसमें चेयरमैन हेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल, और रिक्रूटमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस राज्यसभा सेक्रेटेरिएट रूल्स के हिसाब से होती है, promulgated by president in consultation with chairman similar to लोकसभा। ठीक है, फिर और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जिसके हेड कौन होते हैं? पीएम, अभी हमने देखा था। ठीक है, ध्यान रखना है। अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी विद अ 2-year टेन्योर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम August 30, 2024। अब कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में देखते हैं। अपॉइंटेड बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ऑन सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस। तो सीनियरिटी भी और मेरिट बेसिस पे भी। रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 ये वाले एक्ट के लिए, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। फंक्शंस क्या? इंश्योर्स इंटर मिनिस्टरियल कोऑर्डिनेशन, आयरन्स आउट डिफरेंसेस अमंग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। कैबिनेट सेक्रेटरी इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। सिविल सर्विसेज बोर्ड के भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। कैबिनेट सेक्रेटरी हैज़ नो अथॉरिटी ओवर वर्किंग डिपार्टमेंट्स, as cabinet secretary is regarded as primus inter pares among secretaries of union government। तो primus inter pares है वो। ठीक है, जो वर्किंग डिपार्टमेंट है उनके ऊपर अलग अथॉरिटी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट एड्रेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 18th लोकसभा। 18th लोकसभा के बाद प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग को एड्रेस किया। आर्टिकल 86 में लिखा हुआ है अलाउस प्रेसिडेंट टू एड्रेस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ द हाउसेज टुगेदर। तो किसी हाउस को अकेले भी एड्रेस कर सकते हैं और दोनों हाउस को साथ में भी। प्रेसिडेंट हैज़ नॉट सो फार एड्रेस्ड अंडर दिस प्रोविजन। मतलब ये ना पावर है प्रेसिडेंट का, तो इसके अंदर अभी प्रेसिडेंट ने एड्रेस नहीं किया है। लेकिन एक आर्टिकल 87 है जो प्रोवाइड्स 2 इंस्टेंसेस व्हेन प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली एड्रेसेस। मतलब ये ड्यूटी ही है कि उनको 2 बार करना पड़ेगा। 2 अलग अलग इंस्टेंसेस है बोथ द हाउसेज को एक साथ। फर्स्ट है बिगनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, जैसे अभी हुआ, और सेकेंड है एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और एक बार हर साल के बिगनिंग में। ओरिजिनली तो ये भी ध्यान रखना, ये जो जॉइंट सिटिंग वाला भी एड्रेस किए वो आर्टिकल 87 के अंदर किए हैं। ओरिजिनली 87(1) रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट टू एड्रेस बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट कमेंसमेंट ऑफ एवरी सेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद उन्होंने इस प्रोविजन को अमेंड कर दिया। नेक्स्ट है ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 18th लोकसभा टुक ओथ। तो अभी उन्होंने ओथ ली है। आर्टिकल 99 डील्स विद ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ एमपीज टू बी सब्सक्राइब बिफोर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं या कोई पर्सन जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। द फॉर्म ऑफ ओथ इज प्रोवाइडेड इन 3rd शेड्यूल। तो 3rd शेड्यूल किससे रिलेटेड है? ओथ से। आर्टिकल 104 प्रोवाइड्स अ पेनाल्टी फॉर अ मेंबर इफ ही और शी सिट्स इन द हाउस विदाउट टेकिंग ओथ। अब इसका एक्सेप्शन क्या है? एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एंड ही और शी कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस विदाउट हैविंग द पावर टू वोट। ठीक है, तो लेकिन उनके पास उस टाइम पावर नहीं होगा वोट करने का। ओथ्स कैन बी सब्सक्राइब्ड इन इंग्लिश और एनी ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, और कोई भी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में भी ओथ हो सकती है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इशूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में। तो सिटीजनशिप का क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन नंबर 13, तो वो देख लेते हैं हम। एक सेकेंड, 2021 का क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा नीचे आएगा। 2021 आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन है। चलो, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड ओनली 1 डोमिसाइल। ये बोल रहा है
अ सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, ये तो नहीं है, सिर्फ अपने यहाँ लिखा है हेड ऑफ द स्टेट को सिर्फ सिटीजन होना चाहिए, तो 2 गलत हो गया, तो बी और डी कट गए। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, तो बोल रहा है कि किसी फॉरेनर को यदि एक बार सिटीजनशिप मिल गई तो उसको सिटीजनशिप उससे वापस नहीं ली जा सकती एट एनी कंडीशन, तो ये भी गलत है, इसलिए फर्स्ट आंसर सही हो गया ए, दैट इज़ कि एक ही सिटीजनशिप होती है और एक ही डोमिसाइल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सिटीजनशिप के बारे में जो न्यूज़ है वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बोलता है? 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। कौन कौन सा? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप कहाँ कहाँ है? US, UK, पाकिस्तान, ये सब जगह है। सेक्शन 6A of Citizenship Act 1955 is a special provision added through Citizenship Amendment Act 1985 in furtherance of a memorandum of settlement called Assam Accord between the central government and the leaders of Assam movement. It conferred citizenship to those who migrated from East Pakistan, now Bangladesh, to Assam from January 1st, 1966 under 24th March 1971 upon completion of 10 years from the date of detection as a foreigner. ठीक है, फिर आते हैं हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो अमेंड किया सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। अब इसमें रिलेटेड न्यूज़ में क्या क्या है कि एक फॉरेनर ट्रिब्यूनल होता है, फॉरेन ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ आसाम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एंड डिक्लेयर्ड अ रेसिडेंस ऑफ स्टेट एज इंडियन सिटीजन। तो ओवरटर्न कर दिया है डिसीजन को आसाम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने। अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या होता है? कॉजी जुडिशियल बॉडीज होती है स्टैब्लिश अंडर फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑर्डर 1964। किसने इस्टेब्लिश किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अथॉरिटी क्या है? ओनली फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल हैव द पावर टू डिक्लेयर अ पर्सन एज फॉरेनर, दस बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इज आसाम डज नॉट ऑटोमेटिकली क्लासीफाई। मतलब ऐसा नहीं कि आप NRC से हट गए हो तो आप फॉरेनर हो गए हो, क्योंकि फॉरेनर डिक्लेयर करने का राइट सिर्फ फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पास है, इसके पास सिविल कोर्ट का पावर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आया सिटीजनशिप में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग ये सब टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।